प्रणाम। आज लोटस टावर टीवी पे हमारे साथ आदरणीय प्रकाश चंद शर्मा जी हैं। ये गोरखपुर गोला ब्लॉक के रहने वाले हैं और आपका गांव जो है वहां पे कौवा डील एक गांव है। ये एक तो बड़ा इंटरेस्टिंग कौवा डील कैसे नाम हुआ, जब आपसे चर्चा होगी तो इस पे भी थोड़ा आप प्रकाश डालिएगा। तो कौवा डील जो है ये गांव गोला ब्लॉक, फिर आप एक्साइज गगहा ब्लॉक। अच्छा गगहा ब्लॉक का है। तो गोला और गोला थाना। अच्छा गोला थाना है और गगहा ब्लॉक है, ठीक है। तो गगहा ब्लॉक में ये कौवा डील गांव है और हम लोग इस समय गोरखपुर में जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का शहर है उसको, उनकी यूनिवर्सिटी को नोडल पार्टनर बना करके और आईटीएम गीटा में एक पूरा किस तरह से सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओज क्रिएट हों। 1300 के आसपास ग्राम पंचायतें हैं पूरे गोरखपुर में और उत्तर प्रदेश में 60,000 ग्राम पंचायतें हैं। भारत में 2.5 लाख ग्राम पंचायतें हैं। तो आप अपनी ग्राम पंचायत को पहले तो हल्का सा आप अपने बारे में थोड़ा बताएंगे और फिर आप अपनी ग्राम पंचायत को कैसे देखते हैं और कैसे आपका गांव इस पूरे प्रोग्राम में जुड़ सकता है, आपका दृष्टिकोण कैसा है, उस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। अपने परिचय में तो यह है कि मैं प्रकाश चंद शर्मा नाम है मेरा और मैं ग्राम कौवाडी, पोस्ट बीटी संविधान, थाना गोला, ब्लॉक गगहा हाँ गगहा का रहने वाला हूँ। जिला गोरखपुर ऑब्वियस लगता है। तो और परिचय का जहाँ तक सवाल है, बचपन तो हमारा गाँव पर ही बीता है। कार्यशैली के कार्यकारी रूप में मेरा जीवन इलाहाबाद में भी बीता है। शिक्षा आपकी गांव में हुई, शहर में? प्राइमरी शिक्षा संभवतः गांव में हुई थी और बाकी सारी शिक्षा हमारे इलाहाबाद में हुई। कैसे इलाहाबाद? पिताजी किसी जॉब में? इलाहाबाद में हमारे चाचा जी जॉब में थे, वो ईडी ऑफिस में अकाउंट ऑफिसर थे। तो उनके कारण जो हमारे सब परिवार के जितने बच्चे थे, जब पढ़ने की उम्र होती थी वो इलाहाबाद आ जाते थे और वहाँ को अध्ययन होता था। तो उस तरह से वहाँ तक मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो गांव से जब आप निकले उस पीरियड में क्या रहा अभी तक की यात्रा में? गांव से निकलने पर तो शहर की तरफ जाने में अच्छा तो नहीं लगता है। जो स्वच्छंदता गांव में थी, जो लोग गांव में थे, जो रिश्ते गांव में थे, वो रिश्ते शहर में तो नहीं मिलते। ये एक इत्तेफाक की बात थी कि मैं इलाहाबाद में जहाँ रहा वहाँ का भी माहौल ऐसा ही था कि सब जो हमारे चाचा जी के परिचित थे वो पारिवारिक रूप में ही रहते थे। तो हमको भी वहाँ भी वही तिवारी चाचा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा दद्दा जी, इस तरह के रिश्ते हमारे यहाँ भी बने। तो नतीजा ये हुआ कि कुछ दिन बाद कोई फर्क मिले गांव और शहर में नहीं मिला। और जब पढ़ते पढ़ते हम ग्रेजुएशन की स्टेज में गए हैं, बीच में एक व्यवधान बस साल भर किए मैं बर्जीला जगह है सरदार नगर में, वहाँ भी अध्ययन किया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद वहाँ से सीधे ग्रेजुएशन के लिए मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चला गया। 4 साल में वहाँ करने के बाद मेरी जॉब लग गई स्टेट यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से। ऑडिटर का सिलेक्शन हो गया और मैं पूरे यूपी में कोऑपरेटिव एंड ऑल दैट कोऑपरेटिव पंचायत एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी इन सब का ऑडिट करता रहा, और परीक्षण करता रहा। उसके बाद मुझे जी ऑफिस में जॉब मिल गई।
और एजी ऑफिस में कार्यरत रहा। और जब 76 में बाइफर्केशन ऑफ अकाउंट्स से ऑडिट हुआ तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट विंग में आ गया। उसमें मैं इनकम टैक्स में भी रहा, सेंट्रल एक्साइज में भी रहा। उसके बाद 2003 में रिटायर होकर के मैं रिटायर्ड 2003 में रिटायर होकर के। तो लगभग 19 वर्ष हो गए हैं आपको रिटायर हुए। यस। ये जो 19 वर्ष आपके रिटायरमेंट के बाद हुए, इस पीरियड में आपने क्या किया? इस पीरियड में मैंने कुछ अध्ययन किया, सुबह शाम नहाया धोया, दोस्तों के साथ समय बिताया और टेंजिबल काम मैंने नहीं किया कोई। अच्छा। इसलिए कि जब मैंने देखा कि मैंने कार्यकारी अवधि में अपनी सारी ऊर्जा के साथ काम किया, शायद तुम लोग उसको विश्वास भी नहीं मानेंगे कि सरकारी कर्मचारी अपनी पूरी ऊर्जा से काम करे। बिल्कुल मैंने किया। तो उसके बाद मुझे ना आवश्यकता महसूस हुई कि मैं कहीं और नौकरी करूं और ना अंतर्मन से इच्छा ही हुई कि मैं नौकरी करूं। इस तरह से बस बच्चों में रहते और परिवार को देखते में मेरा समय बीत गया। आप अपना बचपन और अभी आप पता लगा कि आप 6 महीने पहले गांव गए थे, अब दोनों में गांव में क्या अंतर नजर आ रहा है आपको इस समय? दोनों में अंतर यह है कि हमारे बचपन में शिक्षा दीक्षा का उसका प्रभाव पड़ता था और जो आज के ज़माने में हर सेक्टर बटे हुए हैं, हर आदमी किसी न किसी सेक्टर में शामिल हो रहा है। हमने जो सेक्टर्स में बांटना शुरू कर दिया है वो चीज गांव में नहीं थी। हमारा गांव विशुद्ध रूप से अपने ही बिरादरी का गांव था और उसमें अन्य भी जो कार्यकारी होते हैं, मुसलमान भी 2 घर था, नाई, धोबी, कहार, कुम्हार, ये सब भी पार्ट थे हमारे गांव में। लेकिन इनके अतिरिक्त पूरा अपना गांव ब्राह्मणों का ही था। और जहाँ तक आपने पूछा कि क्या अंतर समझते हैं, तो अब अंतर यही हुआ है कि पहले पूरा गांव एक घर सा दिखता था। पहले पूरा गांव एक घर सा दिखता था। अपने घर से निकले तो दूसरे का घर है, उस घर से गए तो तीसरे भाई का घर है। इस तरह से हम लोग एक पूरा गांव एक परिवार की तरह है। अब आधुनिकता में आकर के गांव में भी सबने अपनी अपनी बाउंड्री बना ली घरों की। अब जब सबके घरों की बाउंड्री अलग हो गई तो वह एक की जो परिवार को लगता था वह अब परिवार न होकर के हर की एक की एंटिटी अलग अलग हो गई। सब में और अब में यही गांव में इंटर दिखता है। और दिलों में भी बाउंड्रीज बना ली है। ऑब्वियस, जब आप घर में बाउंड्री बनाते हैं, एक पर्टिकुलर कमरे में आप रहते हैं और तो वो कमरा आपका हो जाता है। घर के अंदर से ही तो शुरू हो जाता है ये सब। पूरे घर में अगर पूरे घर को अपना करिए, कहने को आप कहते हैं कि मेरा पूरा घर है, लेकिन आप जिस कमरे में रहते हैं उसी को अपना कमरा, उसी को अपना घर मान लेते हैं। उसी प्रकार जब घरों में बाउंड्रीज बन गई तो हर घर एक दूसरे घर से अलग हो गया। तो आज जो एक ऐक्य था गांव में, वो ऐक्य नहीं दिखता है, एक अलगाव दिखता है। अच्छा, ये जो आपके गांव का नाम कौवा डील है, ये कौवा डील नाम कैसे पड़ा इसका? वास्तविकता ये है कि हम भारद्वाज हो चुके हैं और ब्राह्मण है, भट्ट ब्राह्मण है। भट्ट ब्राह्मणों की उत्पत्ति वेदों और महाभारत की संबंधित ऋचाओं के अनुसार
काव्य ऋषि, ब्रह्मा के पुत्र काव्य ऋषि जो थे, उनसे हमारी उत्पत्ति है। काव्य ऋषि और सरस्वती से हमारी स्थिति हुई है, उससे हमारा मूल जुड़ता है। और संभवतः किसी जमाने में हमारे गांव का नाम काव्यडीह ही रहा होगा। काव्यडीह रहा होगा। हाँ। जो बाद में कौवा डील हो गया। वो जो काव्यडीह था वो कवडीह हुआ, कवडी से कवडीह हुआ, और होते होते जब जैसे मुस्लिम पीरियड आया तो उसमें काव्यडीह और कवडीह का उच्चारण मुश्किल होता था, तो वो कव से कौवा बन गया, और कौवा के आगे डी तो था ही, वो जुड़ के पड़ गया कौवाडीह। ये जो आपका गांव है, हम लोग कभी जैसे चर्चा की, हम गोरखपुर को पूरे उत्तर प्रदेश के लिए और भारत के लिए, क्योंकि हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, हम गोरखपुर को एक अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि कल को शायद भारत का नेतृत्व ये जिला करेगा। ठीक है, उसमें हर ग्राम पंचायत, हर ग्रामवासी, हर उत्तर प्रदेश वासी का एक रोल होगा। निश्चित। तो वो जो आपका गांव है वो कैसा होना चाहिए या कैसे होगा, इस पे थोड़ा प्रकाश। देखिए, मैं इसको बहुत पहले से उठाऊंगा कि एक जमाना था और काफी दिनों तक हमारा गांव किसी भी सड़क से कनेक्टेड नहीं था। अच्छा। किसी भी सड़क से कनेक्टेड नहीं था, ये ध्यान रखिए। लेकिन अब आज के विकास के संदर्भ में यह है कि हमारा गांव गोला बाजार से भी कनेक्टेड है, दरगाह से भी रोड कनेक्टेड आ गई है, बीच में एक गोरखपुर गोला रोड जो है उससे भी एक सड़क आई है जो हमारे गांव में आई है, और वहाँ मेन सड़क भी गई, और वह गांव एक तरह से गोला से लेकर बढ़ागंज गोरखपुर रोड पर जो हाटा बाजार है उससे जुड़ा हुआ है। इसी जमाने में हमारे गांव के बाद दूसरा था लंबा सा, और तराना नदी कही जाती थी। अच्छा। वो थी तारानी। तारानी नदी जो है ये एक ताल है, कुआनो नदी से निकला हुआ ताल है। अच्छा। और वही बढ़ते हुए बढ़लगंज के पास सरयू राप्ती नदी में मिल गया है। कुआनो नदी जो बढ़ती थी उसमें मिल गया, उससे होकर के सरयू में वही चला। लेकिन उस वक्त पुल नहीं था, और हम लोग उसको बाकी दिनों में सूख जाती थी नदी, ऐसे ही जाइए, और बरसात में केवल नाव एक माध्यम थी जिससे कि प्राप्त हो। तो यह हमारा मार्ग से इस तरह से हमारा गांव बिना मार्ग के था, लेकिन अब चारों तरफ से हर इम्पोर्टेंट जगह से जुड़ गया है सड़क से। इसको तो खैर मैं इस तरह से देखता हूँ कि शायद ब्रिटिश पीरियड में या इस्लामिक पीरियड में भी, जो मुगलों का भी रहा होगा, सबसे ज्यादा टारगेट में हुए ब्राह्मण्स। ठीक है ना, क्षत्रियों पे भी टारगेट हुआ, वो अलग किस्म का टारगेट था क्योंकि वो फाइटर्स थे हो सकता, लेकिन ब्राह्मणों पे क्योंकि उनको मालूम है कि ब्रेन जो है कहीं से चल रहा होगा। हाँ। तो उन्होंने वो जैसे जितने भी ऐसे गांव हैं वो अपने आप को ऐसी जगह जाकर के परिवारों ने बचाया जहां से वो सब जगह से कट हो गए। ये एक रीजन है, ये वास्तविक रीजन है। हाँ। मूलतः कहने को तो हमारे पूर्वज ये कहते थे कि हम मूल निवासी कश्मीर के हैं। अच्छा, मूल निवासी कश्मीर के हैं। आप लोग मूल निवासी कश्मीर के रहे। अच्छा। और हमारे एक ग्रैंडफादर रिश्ते में थे, उन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है। अच्छा। कि हम कैसे कहाँ से कैसे कहाँ तक आए। ये भी अवेलेबल है पुस्तक?
नहीं, अब इस समय तो वो अवेलेबल नहीं है। नहीं, किसी के पास एक भी कॉपी नहीं है? हमारे वंश वृक्ष की कहिए या हमारे कुल वृक्ष की कहिए तो उसकी एक पुस्तिका छोटी सी है मेरे पास। तो इस पे थोड़ा आप काम करिएगा मयंक जी। वो तो इस हिसाब से हम कश्मीर से आए हैं। अब कश्मीर में जब मुस्लिम इन्वेजन या मुस्लिम वो उस समय यहाँ माइग्रेट हुए होंगे। हाँ, माइग्रेट हुए हैं। कई मुस्लिम शासकों के नाम हैं, सुल्तान मीर या क्या नाम से, इस तरह के शासकों के नाम। तो जब वो वहाँ बढ़ा तो नेचुरल है कि कश्मीर से क्या गुजरात में भट गए हैं, वो भी कश्मीर से ही रहे। वो उधर राजस्थान में जिधर जिसको उचित लगा या जिधर का मार्ग जिसको मिल गया, उस समय तो पैदल से ही चलना था। पैदल से चलने में से एक चीज देखी जाती थी कि हमको हर जगह जल उपलब्ध हो। तो इसके लिए उत्तराखंड होते हुए आने में गंगा, जमुना, घाघरा सारी नदियां मिलती गई और हम आकर के एक ऐसे सुरक्षित स्थान पर अपने को रखते जहाँ की कोई पूरी नहीं। हाँ, जहाँ पे सब कट ऑफ हो गए, वहीं पे परिवार। हाँ, वहीं पर हमारा परिवार और हमारा गांव बस गए। अब दो चार जो भी आए होंगे हमारे पूर्वज, उनसे वो पूरा गांव बन गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब जो है क्योंकि आप लखनऊ में रहते हैं, इलाहाबाद रहे हैं, पूरा उत्तर प्रदेश घूमे हैं, आपके पूरा इंडिया घूमे हुए। पूरा अच्छा पूरा अच्छा आपकी सेंट्रल सर्विसेज में रहे आप। सेंट्रल सर्विस में जब मैं आया तो जो इनकम टैक्स उन सब पे निरीक्षण का मुझे दायित्व मिला। ये बात सन 76-77 की है। तो उस निरीक्षण के संबंध में सभी जगह मुझे कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, अमृतसर और चंडीगढ़ और भी जहाँ मतलब केंद्रीय सरकार के आयकर के और सेंट्रल एक्साइज के ऑफिसर थे, वहाँ मैं निरीक्षण जाया करता था। बहुत बढ़िया। अब एक जो आपसे हमने चर्चा किया कि हमारा जो ग्राम पंचायत है, इसको सरकार ने, ब्रिटिशर्स ने अलग दृष्टिकोण से बनाया, लेकिन लगभग वही कंटिन्यू होता चला गया। हम आज भी उस ग्राम पंचायत को एक जैसे बेगिंग बाउल होता है, उस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं। हम इसमें जो हम लोग प्रयास कर रहे हैं, जहाँ पे आपका भी हमें सहयोग चाहिए और आप जैसे और भी जो लोग हमें, खास करके गोरखपुर के जो लोग मिले, क्योंकि पहला गोरखपुर को हम एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं, कैसे इस ग्राम पंचायत में वो एकता आ जाए जिसकी आप बात कर रहे हैं, और वो एक मोमेंटम क्रिएट हो कि वो ग्राम पंचायत अपने आप को एंटरप्राइज के रूप में देखने लगे, और उसमें फिर एक सेल्फ एम्प्लॉयड सीईओ, सेल्फ एम्प्लॉयड सरकारी व्यक्ति, क्योंकि सरकारी व्यक्ति जो भी जाएगा, आप जैसे तो बहुत कम ही होंगे, क्योंकि उसका एक एक्सप्लॉइटेटिव माइंडसेट होता है, क्योंकि उसने रुकना है नहीं, उसको पता है मैं कुछ समय के लिए हूँ, फिर मैंने जाना है, लाइबिलिटीज भी नहीं, घंटे के लिए कुछ, हाँ समय नहीं, कुछ घंटे के लिए। तो अभी भी ऐसे गांव होंगे उत्तर प्रदेश में। हम लोग 2 दिन पहले भी एक गांव में गए थे, जहाँ पे सीडीओ डीएम को तो पता ही नहीं होगा गांव एग्जिस्ट करता है, जाना तो दूरी बात है, ठीक है ना, क्योंकि उनके लिए तो अपना हेडक्वार्टर और अपना ये और तामझाम, क्योंकि सड़कों में जाना, गांव में जाना, तो उसको कैसे एंटरप्राइज बनाया जाए, उसको कैसे एक उद्यमिता की तरफ लाया जाए, क्योंकि भारत विश्व गुरु तभी बनेगा जब भारत का हर व्यक्ति में एक तो गुरु तत्व आ जाए, दूसरा उद्यमिता की तरफ हमें जाना पड़ेगा। इस पे आपका थोड़ा क्योंकि मार्गदर्शन करें। जहाँ तक मेरा ज्ञान है और जहाँ तक मैंने बचपन से आज तक देखा है अपने गांव, तो मेरा गांव, जैसा कि आपने उल्लेख किया कि कटोरा, तो मेरा गांव कटोरा कभी नहीं रहा। मेरे गांव ने अपने पुरुषार्थ पर भरोसा किया और आज तो बहुत आगे हम निकल गए हैं। मेरे यहाँ से, मेरे गांव से पोस्ट ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट 40 से ही निकलने से, 1940 से। अच्छा। इसमें मेरे सगे चाचा जी थे, एक मेरे और चचेरे
चाचा थे, उनके भी भाई थे। ये सब जो है प्रोसीजर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से कर चुके थे 40 के बीच में। और जब उस समय तो एम्प्लॉयमेंट की स्थिति ये थी कि सादे कागज पर भी अगर लिख करके कहीं आप भेज दीजिए तो आप ले जाओ आ जाती थी। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट्स कहाँ पे 40s में मिलते थे? हाँ, पोस्ट ग्रेजुएट कहाँ पर? एक जमाना था एजी ऑफिस में एम्प्लॉयमेंट के लिए कि कुछ लोग रखे गए थे कि जो ट्रेनें कलकत्ता से दिल्ली रूट पर जाती थी, वहाँ ट्रेन में झांक करके लोग तो वही नौकरी करेगा, हैं, भालू चाकरी करेगा, ऐसा करके वहाँ से लोग जा करके एजी ऑफिस, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन, पुलिस का हेडक्वार्टर, ये सब थे यहाँ पर लोग आकर के अपना। ये किस पीरियड की बात थी? ये है बिटवीन 40 to 50। अच्छा, 40 to 56 बस 40 to 50 के बाद जो है थोड़ा सा चेंज शुरू हो गया। थोड़ा चेंज हुआ भाई, चीजें रेगुलराइज होने लगी कि यू नीड ए जॉब, यू अप्लाई, यू गिव ए कॉमन entrance टेस्ट एंड देन यू आर सेलेक्टेड। लेकिन प्रक्रिया ये जो थी आज की तरह महीनों सालों की प्रक्रिया नहीं होती थी। हाँ, जब दिनों एक खास डेट रहती थी कि इस डेट पर जितने आ जाएंगे, उस डेट को उन्होंने एप्लीकेशन दिया, उसी में एप्लीकेशन से सिलेक्शन हुआ, 25-50 आदमी को बैठा करके तुरंत पेपर बोर्ड पर लिख दिया, बोर्ड है उसको पेपर लिख दिया, क्वेश्चन पेपर आप साथ करके दिए, आफ्टरनून में एग्जाम दो कर कॉपियां जच गई, इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू के बाद आप उस शाम तक आपको लौटते लौटते तक आपको पता लग जाता था यू आर सिलेक्टेड और नॉट। तो ये जॉब इसी के अंतर्गत मैं जो जॉब की थी, आदो मैं स्टेट गवर्नमेंट की जॉब जो मेरी थी वो यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्शन हुआ, लेकिन एक वो उसमें स्थायित्व नहीं था, जगह जगह घूमना था, और जगह जगह घूमना शायद मेरी किस्मत में था कि स्थायित्व के लिए मैंने एक ऑफिस ज्वाइन कर लिया कि एक जगह एक ऑफिस में रहे, लेकिन बाद में उसमें भी पूरे भारत भ्रमण करना पड़ा। हाँ, वो तो खैर ये जो हमने देखा, जो आपने एक इसमें एक बात कही कि हमारा गांव बेगिंग बाउल नहीं, कभी नहीं रहा, कभी नहीं। ये अधिकतर गांव बेगिंग बाउल्स नहीं है हमारे क्षेत्र के, मैं अपने क्षेत्र की बता दूं कि मेरे क्षेत्र के अधिकतर गांव ब्राह्मणों के थे। ऐसे भी ब्राह्मण की लोग कहते हैं कि ब्राह्मण को धर्म केवल भिक्षा, लेकिन अपने पुरुषार्थ ज्यादातर लोगों ने, और जो भी हुआ, इवन ये तो व्हाइट कॉलर जॉब मैं बता रहा हूँ अपने परिवार की और अपने और परिवारों की, लेकिन बाद में इवन मध्य प्रदेश की कॉलोनी में भी लोगों ने काम किया। और इत्तेफाक जो थी, इत्तेफाक ही कह लीजिए या एक पहुंच की बात कह लीजिए कि मेरे चाचा जी की शिक्षा विभाग में बहुत पहुंच, जैसे थे वो एजी ऑफिस में। अच्छा, लेकिन दोस्ती उनकी ज्यादातर, उनको बहुत वो हेल्पिंग नेचर थे, किसी को भी हेल्प कर देते थे, किसी को कुछ दिखाना है, लिखने पढ़ने वाले भी तो उस जमाने में नहीं मिलते थे। बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी नहीं मिलते, अब तो खैर बात ही जाने दीजिए। तो वो बहुत हेल्पिंग नेचर थे, तो उनकी शिक्षा विभाग में बहुत पहुंच। उस पहुंच का फल ये हुआ कि हमारे पूरे क्षेत्र में हर गांव में 2-4 अध्यापक उस जमाने में बने। वो ट्रेनिंग के लिए भिजवा देते थे लोगों को, और ट्रेनिंग क्या तो उस जमाने में जिसने ट्रेनिंग कर ली बीटीसी या नॉर्मल की, तो पढ़ा से जिस दिन ट्रेनिंग खत्म होती तो उसका अपॉइंटमेंट मिल जाता। चलिए, आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगा। हम चाहेंगे ये जो आपका संदेश है अधिक से अधिक लोगों में जाए, और मैं एक आपका एक संदेश युवाओं के लिए कि आज का जो युवा है वो कैसे इस विश्व गुरु भारत अभियान में जुड़े, तो थोड़ा कैमरे की तरफ देखते हुए इस पे हल्का सा। हाँ, वो आपने जो कहा उसको संदर्भित करना आवश्यक है
लेकिन उससे भी पहले जो आज भी हमारे गांव का स्थान है, सारे इतने एम्प्लॉयड सर्विसमैन होते हुए भी अभी भी जो गांव का युवा है, जो कि गांव में भी रह रहा है या रहना चाहता है, उसके लिए गांव ही में कोई रोजगार मिले, गांव में ही वो स्वरोजगार कर सकते, इसकी सुविधा मुझे कम दिखी। अगर कोई ऐसा संस्थान वहां खुले जो वोकेशनल ट्रेनिंग दे, अब वोकेशनल ट्रेनिंग के बाद ये नहीं कि फिर उसको दिल्ली कलकत्ता भागना पड़े, भाई जो वोकेशनल स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग आप उस स्थान पर देंगे, इसके लिए वहाँ बहुत सुविधा है, आपको स्थान भी मिल जाएगा, सब कुछ होगा। और उस वोकेशनल ट्रेनिंग से उपजे कुशल श्रमिक ही कहिए, अब श्रमिक तो सभी हैं, चाहे बैठ करके कार्यालय में कोई नोटिस ड्राफ्टिंग करता हो या कोई पत्थर कूटता हो, श्रमिक सब है। तो उसमें वहीं पर आपका वोकेशनल ट्रेनिंग का एक छोटा सा इंस्टीट्यूट या छोटा संस्थान और उससे रिलेटेड जो कुशल श्रमिक वहाँ से निकल रहे हैं, उन कुशल लोगों के लिए कोई एक छोटी इंडस्ट्री ही हो। भाई हमारे गांव में बहुत लोग नहीं, लेकिन हाँ जब एक ग्राम सभा में कर दीजिएगा तो और भी ग्राम सभाएं जो हैं वहाँ से लोग आएंगे, ट्रेनिंग होगी और उनको 2 किलोमीटर के दायरे में, 3, 4, 5 किलोमीटर के दायरे में वहीं जॉब मिल जाए, एक छोटा ऐसा संस्थान होगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। बड़े बड़े संस्थान बड़ी बड़ी क्षेत्रों में, जगहों में खोल करके फिर अपना गांव घर छोड़ करके बड़े संस्थान में जाकर ट्रेनिंग करता है, शिक्षण प्राप्त करता है और उसके बाद फिर वो और भी दूर जा करके जॉब करता है, तो गांव के लिए तो किसी काम का हुआ ही नहीं। मैं इस कमी को मैंने अपने पूरे जीवन अनुभव किया कि मैं पढ़ा लिखा है इतना, और उसके बाद अगर मैं शायद बेहतर संतुष्ट रहा होता अगर मैं उस समय पढ़ने के बाद गोला के स्कूल में अध्यापक हो गया होता, बर्रों के स्कूल में अध्यापक हो गया होता। ये सब मेरे घर के नजदीक है। अच्छा, ये लखनऊ में या आपके संपर्क में कई सारे गोरखपुर के लोग होंगे? हाँ होंगे तो जरूर, लेकिन चीजें है ना कि अब उम्र के लिहाज से मैं तो संपर्क करने में सक्षम नहीं हूँ, और जो युवा है आज का, वह युवा जहाँ जॉब कर रहा है मोस्ट ऑफ द टाइम उसको उसमें देना पड़ रहा है। घर पर भी आता है तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर का, जब से कोविड महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया, तो वो दफ्तर में जितना करता है वो करता ही है, उसके बाद घर पर भी लैपटॉप उठा के लेके चला आता है। अब उस लैपटॉप में उसका पूरा कार्यालय है, वो यहाँ भी वही करता है, तो कहाँ वह समय निकाल पाएगा किसी संपर्क करने का? नहीं, आज की तारीख में संपर्क करना आसान भी हो गया है। जो पहले मुश्किल था वो बिना जाए हुए आप वीडियो कॉल में, कॉन्फ्रेंसिंग में, वेबिनार्स में बैठ करके कर सकते हैं। वो हम उसमें आपका समय समय पे मार्गदर्शन लेते रहेंगे और आशीर्वाद भी लेंगे। हमारे साथ मनोज कुमार जी है, गोरखपुर के रहने वाले हैं। मनोज जी, अभी आपने शर्मा जी की बात सुनी और ऐसे हम कई लोगों को गोरखपुर के इस अभियान के साथ जोड़ रहे हैं। आप अपना युवाओं के लिए और ऐसी जो हमारी ये हमारी एक तरह से धरोहर है, ठीक है, और जब तक हम अपनी जो धरोहर है, एसेट है, हम भिखारी तब तक रहते हैं जब तक हम अपनी खुद की ऊर्जा धरोहर पे काम नहीं करते। और धरोहर प्रॉपर्टीज नहीं होती है। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन जो एक मनुष्य है, वो एक बहुत बड़ा एसेट है। जैसे इसका एक छोटा सा उदाहरण है कि कृष्ण जी गीता में उन्होंने दुर्योधन को बोला कि भाई तुम तय कर लो, दोनों लोग आए हो, लेकिन तुम्हारा पहले तुम आए हो, लेकिन दृष्टि इन पे पहले गई है, तो पहला अधिकार क्योंकि तुम पहले आए हो तुम्हारा है। आपको क्या चाहिए? अब दो में बट गया, यानी कि मैं और पूरी सेना। तो इसमें दुर्योधन ने सेना लिया, लेकिन पांडवों ने वो धरोहर पकड़ी, और जिसके कारण महाभारत में
पांडवों की जीत हुई। तो हमें ये इन सब चीजों का ध्यान रखते हुए आप इस पूरे इंटरव्यू को समाप्त करें। जो आपने ये बात कही धरोहर की, क्योंकि धरोहर से हमें एक एक्सपीरियंस मिलता है, एक नॉलेज मिलती है, जो शायद क्योंकि ठहराव रहा है इन लोगों के जीवन में, और जब तक ठहराव नहीं आएगा तो ना हम जो न्यू जनरेशन की तरफ भाग रही हैं वो कहीं पे भी जो लक्ष्य को पाना चाह रहे हैं, जो हमारी चीज़ों की हम भाग रहे हैं, उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो धरोहर के साथ जो हमें नॉलेज स्किल मिलती है उसको लेके ही हमें आगे बढ़ना है, और जितना भी एक्सपीरियंस है आप लोगों का उसको देखते हुए अपने जीवन को जीवन में आगे उसको लेके बढ़ना है, क्योंकि टाइम बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। पिछले देखते ही देखते हमारे सामने भी ऑलमोस्ट मैं भी 40 के आसपास हो गया, तो अपने गांव की बात बताई। मेरे देखते ही देखते मेरे गांव में सिर्फ आदमियों में, इंसानों में ये चेंज नहीं आया है, पूरा इको जो सिस्टम है वहाँ का वो चेंज हो गया है। जो नदी बहती थी कुआं मेरे गांव में, पहले जो विकराल रूप उसका देखा था अब थोड़ा सिमट गया है। जो पेड़ पौधे थे अब वो नहीं है। इवन जो आपने बात की कि पहले हम हर घर को अपना घर समझते थे, वो अब नहीं है। इवन हमारा जो घर है, घर के अंदर जो आपने कहा कि जितने रूम हैं अब उतनी फैमिली हो गई। तो ये जो सिस्टम क्रिएट हुआ है, इसकी वजह से जो हमें मानसिक अवसाद झेलना पड़ रहा है, इसका कोई भी तुलना नहीं कर रहा है, इसको कोई भी माप नहीं रहा है। तो एक इसको भी बैलेंस बनाने की जरूरत है युवाओं को, और इन सब चीज़ों को लेके, टेक्नोलॉजी को लेकर, मॉडर्न चीज़ों को लेके आगे बढ़ना है। हम घर में किसी ने एक बच्चे की जॉब अच्छी लग जाती है और एक स्ट्रगल कर रहा है, तो दोनों में घर वाले तो भेद करते हैं, आस पड़ोस भी भेद कर रहा है। क्योंकि वो क्यों करता है, जब घर वाले भेद करते हैं तो आस पड़ोस वाला भेद करेगा ही करेगा। तो इन सब चीज़ों को भी बहुत ही क्लियरली देखने की जरूरत है, और इसको मॉनिटर करते हुए हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। धन्यवाद। मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। जी। आपने जो कहा वो अपनी जगह पर बिल्कुल सही है, लेकिन अभी आपने जो कहा कि युवाओं को, युवा कमा रहा है, अपने परिवार की देखभाल कर रहा है, वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, वर्क इन ऑफिस कर रहा है, तो उसके बाद भी इसकी जिम्मेदारी युवा को ही क्यों देनी? भाई जो हमारा सीनियर सिटीजन क्लास बैठ के खाली अपने टाइम पास कर रहा है, रादर कहीं टाइम किल कर रहा है। जी जी जी। और टाइम किल करते हुए जी रहा है। तो अगर यह संपर्क सूत्र जोड़ने का, अगर यह काम सीनियर सिटीजन सी लें, क्योंकि उनके पास टाइम है, वो 4 आदमी को फोन कर सकते हैं। फोन नंबर मिलना आजकल आसान भी है, और थोड़ा मेहनत करेंगे तो भी किसी एक से 4 नंबर मिल सकते हैं। जी। तो आप रिटायर्ड हैं, आप घर बैठे हुए हैं, आप अपने समय में 4 अपने जो रिश्तेदार या जो मिलने जुलने वाले हैं उनको संपर्क कीजिए, उनको भी लाइन में लाइए। जो लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा में भी बैठा व्यक्ति है, वो अभी अपने गांव के लिए तो इतना तो कर ही सकता है कि हमारे गांव का कोई व्यक्ति वहाँ रह रहा हो। मैं लखनऊ में, तो लखनऊ में याददाश्त तो मेरी इसी तरह समझती है कि कम से कम मोर देन डजन लोग होंगे जो कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से हमसे रिलेटेड है। जी। आवश्यकता इतनी है कि उस रिलेशन को हम पुनर्जागृत करें। जी। तो ये काम युवा को हिचक लगती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। रिटायर्ड सीनियर सिटीजन जिसको कि अपने, अब देखिए सीनियर सिटीजन हो जाने के बाद, रिटायर जब आप हो चुके हैं, तो मान अपमान से दूर हो जाना चाहिए। जी, ये बहुत बड़ी बात की आपने। आप मान अपमान से दूर जब हो जाएंगे तो नेचुरल है कि आप अपने से 10 साल छोटे से, अपने से 20 साल छोटे से भी संपर्क कर सकते हैं अगर उनका फोन नंबर मिल गया। हम ये कभी नहीं चाहेंगे कि वो दौड़ के जाएं, उसे घर तक मिल जाए, लेकिन फोन से अपना परिचय बताते हुए, अपनी बात को बताते हुए, तुम्हारे पास समय हो तो ये काम भी कर लो, या इसमें जो सहयोग दे सकते हो दे लो, ऐसी संभावनाएं तलाशनी चाहिए। और मेरे ख्याल से ऐसा करने पे युवाओं को भी बोझ नहीं महसूस होगा। जी। अब थका मादा बेचारा आया है,
तो आपका फोन मिला के आपसे बात करें, इससे बेहतर जब वो चाय वाय पी के घर में बैठता है 8 बजे आप फोन कर दीजिए, बात कर लीजिए। तो कुछ दायित्व सीनियर सिटीजन को भी लेना चाहिए। मयंक जी वो फोल्डर दिखाएंगे, वो जो हमारा ऊपर वो दूसरा वाला है, बुक नहीं, हाँ फोल्डर। इसमें शंकराचार्य जी ने एक बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, जिसको हम और जो मैं चाहूंगा इसको बाद में अध्ययन भी करें आप। उन्होंने जो आपने एक बिंदु जो कहा, इसमें 12 बिंदुओं में उन्होंने कहा कि अगर हमें आनंद चाहिए तो हमारे को व्यक्ति को मैच्योर होना पड़ेगा। और जब आप मैच्योरिटी का उन्होंने 12 एक अलग अलग आयाम बताए, उसमें से एक आयाम ये भी उन्होंने कहा है, तो ये भी युवाओं के लिए एक संदेश है। मैं चाहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा, एक तो मैं सभी को ये कहना चाहूंगा अपनी तरफ से, जॉब्स की कमी नहीं है, काम की कमी नहीं है, हमारा दृष्टिकोण हमें बदलने की जरूरत है और हमें हर चीज को कैलकुलेट करना है। दरअसल क्या है, गांव में रहने वाला व्यक्ति अगर 10,000 रुपए कमाता है, वो लखनऊ या गोरखपुर में 25-30 हजार रुपए के बराबर ऑलमोस्ट हो जाता है। Yes. क्योंकि वहां पे आपको मकान किराए पे लेना है, नौकर भी चाहिए, बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि जो गांव में उनके पास है वो उसको एक तरह से एज ए कॉम्प्लीमेंट करें, बजाय, क्योंकि वो समय दे रहा है। वो किसान में अगर आया है खेत, तो देखने में वैसा नहीं होगा, लेकिन अंदर से बड़ा मजबूत होगा और प्रकृति से जुड़ा हुआ होगा। प्लस मैं आपसे निवेदन करूंगा इसमें कि जो भी गोरखपुर से जुड़े हुए आपके संपर्क है, ये वीडियो हम शेयर कर देंगे, इसमें वो लोग देखें, फॉरवर्ड करें, एक इसमें अपने कमेंट्स दें और एक ऐसा मुहिम क्रिएट किया जाए कि गोरखपुर भारत के 750 जिले हैं लगभग, इन 750 जिलों में एक उद्यमिता का मॉडल, एक फ्यूचर इंडिया का मॉडल, पहले उत्तर प्रदेश के लिए और फिर उसके बाद भारत के लिए कैसा क्रिएट हो। क्योंकि गोरखपुर में मनोज जी बार बार मुझसे कहते रहे कि सिंगापुर, थाईलैंड, बैंकॉक, यहां से इतने लोग गए हुए हैं, हमें सिर्फ एक कनेक्टिविटी करनी है, और बॉम्बे, कि ये अपने आप में बहुत बड़ा रिसोर्स है। बिल्कुल। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया, और मनोज जी भी रहे, मयंक जी भी हमारे साथ जुड़े रहे। लोटस टावर टीवी का कवरेज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।
मजा आ गया। बढ़िया गाया।